नमस्कार दोस्तों, मैं गुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 12वां भाग है और आर्थिक दर्शन का चौथा भाग है। आर्थिक दर्शन के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में हम लोगों ने पूंजीवाद तथा साम्यवाद का अध्ययन किया था और देखा था कि पूंजीवाद के विरोध में साम्यवाद आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो समाजवाद है वो साम्यवाद से मिलता जुलता हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जुड़वा भाई है साम्यवाद का। उसके बाद अगर बुद्ध की भाषा में, बुद्ध के दर्शन के हिसाब से बात करें तो जो समाजवाद है यह एक मध्यम मार्ग है पूंजीवाद तथा साम्यवाद का। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समाजवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। समाजवाद, भारत समाजवाद की पद्धति को अपनाया है। हम लोग अगर बात करते हैं, जो भारत है वो समाजवाद की पद्धति को अपनाया है। संविधान में जब हम उल्लेख करते हैं, न्यायालय अपने फैसला में उल्लेख करता है, लेखक अपने पक्ष में तर्क देने के लिए बात करता है तो समाजवाद शब्द का उल्लेख करता है। पूंजीवाद में हम लोगों ने देखा था कि निजी संपत्ति, निजी पूंजी का अस्तित्व होता है, जबकि वहीं साम्यवाद में निजी पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और वहीं अगर हम समाजवाद की बात करें तो ये मध्यम मार्ग है, यानी कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रण से बना हुआ एक वाद है जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। यानी कि पूंजीवाद 2 कदम चला और साम्यवाद 2 कदम चला और इन दोनों के मिश्रण से समाजवाद का निर्माण हुआ। समाजवाद एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग साम्यवाद के बराबर ही है, यानी कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये पहला दर्शन है जो 1830 से 40 के बीच में आया। यानी कि हमने पढ़ा भी था इससे पहले कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वहाँ समाजवाद की चर्चा की गई है और समाजवाद की अंतिम परिणति साम्यवाद होती है। उसके बाद अपना दूसरा दर्शन आता है 1850 ईडी में, जो कि मार्क्स देते हैं साम्यवाद। ठीक है, तो पहले समाजवाद की बात की गई, उसके बाद साम्यवाद की बात की गई है। लेनिन का कहना था कि जो समाजवादी समाज की स्थापना की जो कोशिश कर रहे हैं वो अंततः पहुंचना साम्यवाद तक ही चाह रहा है। यानी कि जो लोग समाजवाद की स्थापना चाह रहे हैं वो अंतिम रूप में, रिफाइंड फॉर्म में, वो साम्यवाद तक पहुंचना चाह रहे हैं। समाजवाद साम्यवाद के समीप है, यहाँ भी निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय संदर्भ में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। जो भारतीय संदर्भ में अगर समाजवाद को देखें, हर नज़रिए से समाजवाद को देखा जाता है, लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो ये मिश्रित व्यवस्था का सूचक है, जहां पर एक सी का मतलब होता है कैपिटलिज्म और एक सी का मतलब होता है कम्युनलिज्म। यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रण से जो अर्थव्यवस्था तैयार होती है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां निजी प्लस राज्य समूह की संपत्ति दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों अस्तित्व में आते हैं और यही समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूचक बनता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि जो उत्पादन के, आर्थिक उत्पादन की जो अर्थव्यवस्था है, कौन कौन से आर्थिक उत्पादन की अर्थव्यवस्था को निर्धारण करता है। आर्थिक उत्पादन ही अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन, मूल्य का निर्धारण और वितरण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद आता है। पूंजीवाद में निजी क्षेत्र का अस्तित्व रहता है, जो वहीं पर साम्यवाद में राज्य के क्षेत्र का अस्तित्व रहता है और समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी प्लस राज्य दोनों का अस्तित्व रहता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये दोनों का अस्तित्व है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप लिए हुए है। राज्य राउरकेला और सेल में अपने प्लांट लगा रहा, तो वहीं निजी क्षेत्रों में इस्पात के क्षेत्र में टाटा स्टील लगाए जा रहे हैं। यानी कि पीपीपी मॉडल पर ये भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है। एक पी का मतलब पब्लिक, एक पी का मतलब प्राइवेट और एक पी का मतलब पार्टनरशिप, या निजी सरकारी जो भागीदारी करती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल कहलाती है। तो पीपीपी मॉडल आप अखबारों में पढ़ते होंगे, तो यही पीपीपी मॉडल है, यानी कि जिसमें सरकारी और निजी का दोनों का अस्तित्व रहता है, दोनों का गठजोड़ रहता है। समाजवाद, साम्यवाद दोनों निजी संपत्ति के विरोध पर आधारित है। तो इस तरह से एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ा। औद्योगिक क्रांति ने श्रमिकों का शोषण किया और रहने का वातावरण एवं चुनौती पैदा की। शहरीकरण की चुनौतियाँ केवल श्रमिकों के साथ साथ रहने वाले नागरिकों के लिए भी थी। इन दोनों के समाधान में इन दोनों के समाधान की पैदा की के फलस्वरूप इन दोनों के समाधान के फलस्वरूप समाजवाद और साम्यवाद का विचार आया कि इन दोनों के लिए जो भी चुनौतियाँ हैं इसके
इसके लिए समाजवाद और साम्यवाद इसका निवारण कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के काल मूलतः पूंजीवादी काल था। पूंजीवादी के अंतर्गत रहते हुए समाधान ढूंढे गए, लेकिन समाधान अंतिम रूप से साम्यवाद में ही हमें मिला। 1830 से 40 एडी के आसपास पूंजीवाद ने जो समस्याएं पैदा की, उसके जवाब में समाजवाद पैदा हुआ, और समाजवाद आते ही कहा कि हम लोग मजदूरों के जो काम करने के घंटे उसको कम करेंगे, स्वास्थ्य बीमाएँ होगी, स्वस्थ वातावरण में लोग काम कर पाएंगे, उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाएगा। सौ वर्षों के बाद इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद आया। वे भी यही कहते थे कि मजदूरों के काम के घंटे कम होना चाहिए, उनके स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, रहने का जो व्यवस्था है वो बेहतर होना चाहिए, वो मानवीय होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों या मजदूरों को जोड़ कर रखना चाहते थे। ये सामंतों से ज़मीन छीन लेंगे, हम इनको मार देंगे, ऐसी बात कहा करते थे। मजदूरी बढ़ा देंगे और काम के घंटे कम कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो आगे चलकर हिटलर और मुसोलिनी, जो कि हिटलर जो होते हैं जर्मनी में, मुसोलिनी इटली में होते हैं, ये आगे चलकर साम्यवादी व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बस सत्ता में आने के लिए साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं। फिर उसके पश्चात WW1 यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध आगे चल के पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात USA में 1929 में महामंदी आई। इससे क्या हुआ कि उद्योग बंद होने लगे, लोग बेरोजगार होने लगे, यानी कि वस्तुएं कोई खरीद नहीं रहा, मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहा। महामंदी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आई थी और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। इसके आसपास ब्रिटेन के अर्थशास्त्री लॉर्ड किन्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित व्यवस्था है। खरीदने वाला का शोषण हो रहा है, इसके लिए आप अच्छी मजदूरी और रोजगार दें, तभी आपके द्वारा उत्पादित सामान को खरीदेंगे, ऐसा किन्स ने कहा। इस दौर में USA के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, जो लगातार 4 बार राष्ट्रपति बने। रूजवेल्ट को किन्स का ये सिद्धांत बहुत पसंद आया और उन्होंने आर्थिक मंदी को संभालने के लिए पुनर्निर्माण के कार्यों से रोजगार लोगों को उपलब्ध कराने लगे। ठीक है ना, यानी कि आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए रूजवेल्ट ने नई आर्थिक घोषणा की, जिसे न्यू डील कहा जाता है। स्पेशल लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत पुनर्निर्माण के कार्यों के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध करना, बुढ़ों को पेंशन देना, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, बेरोजगारों के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था करना, मुफ्त शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, समाज कल्याण जिसके अंदर वृद्धा पेंशन, लड़कियों को शादी, आदिवासियों का कल्याण और छात्रवृत्ति और सस्ता लोन उपलब्ध कराना शामिल था न्यू डील के अंतर्गत। उसके बाद क्या हुआ कि USA अब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी रूजवेल्ट के समय, सोशल वेलफेयर की व्यवस्था यानी कि सामाजिक कल्याण की व्यवस्था हो गई थी। इससे पूंजीवाद का जो शोषक रूप था, संकीर्णता वाला रूप था, निजी लाभ वाला रूप था, व्यक्तिवादी चेहरा से हटकर कल्याणकारी हो गया। जो ये जितने रूप थे, शोषक, संकीर्णता, निजी लाभ, व्यक्तिवादी, इन चेहरों से हटकर जो पूंजीवाद है वो कल्याणकारी रूप लेने लगा और उदारवादी पूंजीवाद का अस्तित्व आया। इससे लोग काफ़ी आकर्षित हुए। जो पूंजीवाद का शोषण का स्वरूप था वो कल्याणकारी हो गया, जो संकीर्णता का स्वरूप था उदारवादी हो गया और व्यक्तिवादी वाला जो स्वरूप था वो सामाजिक हो गया। इस तरह लोगों के सामने उदारवादी पूंजीवाद अस्तित्व में आया और लोगों को ये उदारवादी पूंजीवाद बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। उदारवादी पूंजीवाद को लेकर एक संकट पैदा हो गया वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच में। वामपंथी उनको कहते हैं जो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था के समर्थक होते हैं, वहीं पर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक होते हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति पहले होनी चाहिए, ये पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक होते हैं। ये जब इन्होंने बताया कि ये कहते हैं कि पूंजीवाद के साथ जब कल्याण जुड़ा तो वामपंथी और दक्षिणपंथी आपस में आकर फंस गए। ये कहे कि उदारवादी पूंजीवाद आगे चलकर समाजवाद बना, जो कि वर्तमान में यही समाजवाद है। वामपंथी चिंतकों ने पूंजीवाद में कल्याण की बात को गलत ठहराया, कहा कि ये ढकोसला है, ये शोषण बने, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो शोषण करने का जो स्वरूप है वो बना रहेगा और असमानता भी बनी रहेगी। अगर पूंजीवाद में अगर कल्याणकारी व्यवस्था लाते हैं तो पूंजीवाद को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए एक चाल है, लेकिन जो पूंजीवाद का जो शोषक का रूप है, शोषण बनाए रखने का और असमानता का जो रूप है वो तो बना ही रहेगा, कितना भी आप कल्याण का रूप ला दीजिए। ठीक है,
लेकिन मूल समस्या जो बनी रहेगी शोषण और असमानता तो बनी ही रहेगी, आप चाहे कितने भी कल्याणकारी व्यवस्था लाइए। यानी कि आपने दर्द निवारक तो दे दिया है, दर्द निवारक दे दिया, लेकिन बीमारी बनी रही। कल्याणकारी योजना एक मुखौटा है ताकि पूंजीवादी व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखा जाए, इसके खिलाफ आवाज़ न उठाया जाए और लोग इसे स्वीकार करें। इससे समाज में शोषण और असमानता बनी रही, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आप हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि शोषण और असमानता आज भी विद्यमान है। पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखने का ये एक तरह का षड्यंत्र है। समाजवाद निजी संपत्ति का भयानक विरोधी है। रूजवेल्ट का समाजवाद जो था साम्यवाद और पूंजीवाद के दूरी को जरूर कम किया है, इसलिए वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों इसका स्वागत किए और वर्ल्ड वार फर्स्ट के वर्ल्ड वार दो के 3 दशकों के पश्चात यानी 30 से 40 वर्षों तक समाजवाद का ये मॉडल पूरी दुनिया में बना रहा। चीन ने 1980 और भारत 1991 एडी में सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण से जुड़ा, वैश्वीकरण को स्वीकारा, यानी कि पूंजीवाद को स्वीकार करने लगा। दुनिया में पूंजीवाद समाजवाद के भेष में ही आ गया था, यानी कि पूंजीवाद में अगर समाज कल्याण जोड़ दे तो समाजवाद का स्वरूप हमें दिखाई देने लगेगा। रीगन यूएसए के जो थे प्रेसिडेंट और थैचर जो यूके के पीएम थे, वैश्वीकरण के सिद्धांत को लेकर आए और उस समय कहा कि सरकार जो सामाजिक कल्याण है इन सब से दूर हो जाए, केवल लॉ एंड ऑर्डर देखे, व्यवस्था देखे, बाकी बाजार पे सब कुछ छोड़ दे, सोशल वेलफेयर को विड्रॉ कर दे। लेकिन अन्य देश सोशल वेलफेयर को विथड्रॉ उस समय नहीं किए थे। अगर भारत में समाजवाद की बात करें तो भारत में 1920 के दौर में साम्यवाद या समाजवाद शब्द प्रचलित हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति होती है, वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था आता है और यहीं से भारत में साम्यवाद का प्रवेश होता है। यानी कि इससे पहले भारत में लोकतंत्र की चर्चा होती थी कि लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता इंग्लैंड जाते थे, पढ़ते थे और वहाँ की व्यवस्था देखते थे, तो वो लोग चाहते थे कि हमारे देश में भी लोकतंत्र की स्थापना हो। किंतु 1917 में रूस की क्रांति के बाद हमारे देश में भी साम्यवाद की बात की जाने लगी। उसके बाद लेनिन ने साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी बना ली और साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया। इसी क्रम में भारत में मानवेंद्र नाथ रॉय रॉय ने जो एक विचारक है साम्यवादी आंदोलन का निर्देशन भारत में करते हैं और 1925 में साम्यवादी दल बनाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन जो होता है हमारा, इस स्वतंत्रता आंदोलन को 1925 के दौरान में कांग्रेस ये जो अपने साम्यवादी पार्टी होती है कांग्रेस को मदद नहीं करती है। इनका कहना था, जो रॉय थे, कहना था जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है बुर्जुआ है, पूंजीपति वर्ग है, अगर आज़ादी हमें मिल भी गई तो कोई खास परिवर्तन नहीं रहेगा। जो शोषण और असमानता का जो मूल्य चरित्र है पूंजीवाद का, बुर्जुआ का, वो हमेशा बना ही रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो साम्यवादी जो समर्थकों में बात करेंगे तो भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस कहता है कि कांग्रेस बिल्कुल ही समाजवाद के स्वरूप को लिए हुए है, समाजवाद के गुणों को लिए हुए है। इस कारण से कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होती है, जो उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, समाजवादी विचारों के ही थे, ठीक है, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। उसके बाद ये कांग्रेस के अंदर भी बने रहे समाजवादी विचार को। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि बोस जो होते हैं सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जो कि एक साम्यवादी दल ही होता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अगर प्रखर नेताओं की बात करें तो जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी लोहिया और अच्युत पटवर्धन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस होती है मध्यम मार्गिक पार्टी है, यानी कि पहले वामपंथी है, उसके बाद दक्षिणपंथी और बीच में कांग्रेस है। यानी कि जो कांग्रेस है ये दोनों तरफ झुका हुआ है, यानी कि कहा जाता है कि कांग्रेस ऐसा मंच है जहां ढेर सारे विचारों का मंच है। स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी दल की बात करें तो प्रजा समाजवादी दल की स्थापना 1975 में
समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद का कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था, कांग्रेस अपने सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करते थे तो उस प्रस्ताव में समाजवादी लक्षण दिखाई देते थे। अगर आज़ादी से पहले देखें तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उस समय कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई थी। सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तरजीह दी जाती थी। 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बना और इस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में योजना आयोग बनी जो कि 5 ईयर प्लान, स्टालिन के 5 ईयर प्लान से मिलता जुलता है, जो कि समाजवादी स्वरूप लिए हुए था। आज़ादी के बाद वर्गविहीन समाज की अवधारणा की गई जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देखें कांग्रेस का अधिवेशन 1957 में आवाडी अधिवेशन होता है जहाँ पर समाजवादी ढंग से समाज की कल्पना की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा। और 1964 में भुवनेश्वर अधिवेशन में लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात कही गई थी। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा उद्देशिका है उसमें संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि एक हेराल्ड लास्की हैं, एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि समाजवाद ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपने सिर पर फिट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय समाज है, चाहे भारतीय स्वरूप जो है वो ना ही पूंजीवादी है ना ही साम्यवादी है, यह एक समाजवादी स्वरूप लिए हुए है। तो ये रहा अपना आर्थिक दर्शन। कल से हम लोग यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।